पहले यहाँ पे उपस्थित हमारे सहयोगी दलों के अध्यक्ष महोदय और साथ ही हमारे सारे मीडिया के बंधुगण, आप सबका बहुत धन्यवाद कि आपने ये कवर करने के लिए पाए। और आज हम लोग ये अपना संकल्प पत्र, क्योंकि जो बक्सर की राजनीति में हमने देखा जब कि यहाँ पे जो राजनीति होती है ऐसी ही निम्न मुद्दों पे होती है, जैसा लगता है कि बक्सर की जनता का ही तिरस्कार कर रहे हो, मुद्दे ही इतने निम्न है। तो बक्सर की बात कौन कर रहा है? सब अपनी बात कर रहे हैं, बक्सर की बात कौन कर रहा है? एनडीए हमारे भाजपा का एक संकल्प पत्र आया है, मैनिफेस्टो आया है, और उसी पे आधारित है हमारा जो यहाँ का बक्सर का संकल्प पत्र है। बक्सर के मुद्दों पे ये संकल्प पत्र है, बक्सर के लोगों से बात करके संकल्प पत्र बना है, बक्सर के जो नौजवान हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन सबके सहयोग और उनकी मत को ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र बना है। ये संकल्प पत्र इंडिकेटिव है, मतलब ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है कि हम क्या करेंगे, लेकिन ये मतलब इसको कंप्लीट नहीं कह सकते कि जो लिखा हुआ इसके बाहर कुछ नहीं होगा। जो लिखा है वो तो होगा ही होगा, और इससे रिलेटेड जब जो जैसा खड़ा होगा उठेगा उसको भी किया जाएगा। तो छोटा सा है, इसको पढ़ने में 2 मिनट से 2.5 मिनट लगेगा मुझे। मैं आपको पढ़ देता हूं ये चीज, और हम इसका एक प्रतिलिपि भी है जो आपके साथ हम साझा करेंगे, जो आप अपने माध्यम से लोगों के बीच तक पहुंचाने में मदद करें। सो बक्सर विकास का विजन डॉक्यूमेंट इसको हम लोग कह रहे हैं, और इसको कह रहे हैं मेरे मतलब आनंद मिश्रा का संकल्प पत्र। तो ये जो हम घोषित कर रहे हैं ये तत्काल प्रारंभ करने वाले कामों से जुड़े हुए हैं, कि अगर आप इसको देखेंगे तो ऐसा नहीं कि इसको हम बहुत लंबा करने वाले या एक काम खत्म करेंगे तब एक करेंगे। ये तत्काल मल्टी लेवल काम होगा, ये पैरेलली चलने वाले काम है, सीरियली नहीं, एक के बाद एक नहीं, लगातार चलेगा। तो पहला है कि राम रेखा घाट का पर्यटन विकास। आप यहां पे अगर देखते हैं कि आप अगर देखते हैं यहाँ पे कि जो और एक था जो हम पढ़ रहे थे अंदर में, वो कहाँ गया? हाँ जी, अंदर हम अंदर पढ़ रहे थे वो कहाँ गया? चलिए याद तो होगा। नहीं, याद तो हम तो ऐसे ही बोल दें, लेकिन ये तरीके से लिखा हुआ है, इसीलिए हम चाह रहे थे कि जो 19 पॉइंट के भाई साहब कहाँ गए ये लोग लड़के हमारे? मेरे को जो अंदर पढ़ा है वो कहाँ गया? दिखाइए भैया। हाँ जी, इसमें अलग अलग संकल्प पत्र हैं, मतलब कि मल्टीपल है, इतना ज्यादा चीजों के बारे में इसमें लिखा हुआ है कि अब एक सुशासन के ऊपर है ना, ये राइट। तो इसको मैं आपको संक्षिप्त में 2 पार्ट में करके बता रहा हूं। एक हमारा है जो विजन डॉक्यूमेंट है, और दूसरा है जो कि हमारा संकल्प है कि ये तो हम करके देंगे। तो विजन डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर हम बात करें कि विजन डॉक्यूमेंट थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, और जो संकल्प पत्र है हमारा इमीडिएट शुरू होने वाला होता है। तो मैं आपको पहले इमीडिएट बताता हूं, लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे। तो पहला है बक्सर विजन दस्तावेज हमारा 2025 का, कि हम सबसे पहले जो इसमें लाने वाले हैं वो है सुशासन और पारदर्शिता पे काम करने वाले हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक युद्ध हो, जिसमें हमारा संकल्प रहेगा कि बक्सर को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का। हर सरकारी विभाग में जवाबदेही तय कराई जाएगी, और पारदर्शिता के लिए तकनीकी आधार पर व्यवस्था भी लागू कराई जाएगी। 24/7 24 घंटे 7 दिन सिंगल विंडो सपोर्ट सिस्टम हम लोग का खड़ा करेंगे, जिसमें कि जनता को एक ही केंद्र से सभी सेवाएं मिलेंगी, या वो शिकायत हो, प्रमाण पत्र से रिलेटेड हो, किसी तरह के लाइसेंस से कोई जानकारी है, सब कुछ एक ही जगह अपने एमएलए से जो भी सेवा चाहती है एक विंडो पे बस बताए, और आपका काम बाकी हम करेंगे, आपको दौड़ भाग नहीं करना हमारे पीछे पीछे। ई गवर्नेंस और डिजिटलाइजेशन पे भी हम काम करेंगे, सभी विभागों के जो डिजिटल पारदर्शिता से जनता को त्वरित सेवाएं मिल सके। जो डिजिटलाइजेशन गवर्नमेंट में तो हुआ है,
लेकिन वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए भी हम लोग ब्रिज का काम करेंगे और ये सब तुरंत शुरू होने वाला है। जवाबदेही प्रशासन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी और समयबद्ध कार्य प्रणाली को सुनिश्चित कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे कि ऐसा नहीं होगा कि अब सब मिलके अधिकारी और नेता सब मिलके शोषण पे उतर जाए, तो ये हम लोग नहीं होंगे करने देंगे। इसके लिए जवाबदेही तय की जाएगी। शिक्षा में क्रांति लाना है, ज्ञान का विकास करना है। स्कूल का जो नेटवर्क है, तो बक्सर में जो सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में कैसे बदला जाए, इस पे हम काम करेंगे। अब इसके लिए सिर्फ आप ये देखेंगे गवर्नमेंट के फंड्स पे हम आधारित नहीं रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बक्सर के लोग हैं, अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच गए हैं, उनको भी इन्वॉल्व करेंगे। हम स्कूलों को गोद ले लीजिए, आप उसको अडॉप्ट कर लीजिए और इसको एज अ मॉडल स्कूल आप कैसे डेवलप करते हैं, लेकिन मॉडल स्कूल का एक पैमाना तय कर दिया जाएगा कि उसको पकड़ के चलते हैं और जो भी सरकारी नियम कानून है उसका उल्लंघन बिना किए मॉडल स्कूल को हम डेवलप करने पे चल रहे हैं। सरकारी स्कूलों का उन्नयन करना है, जिसमें कि स्मार्ट क्लास, लैब, डिजिटल लर्निंग की सुविधाएं हर जगह हो, सिर्फ सुविधा ना हो, उस पे काम भी हो और डायरेक्ट उससे बच्चों को उससे फायदा मिले, इसको भी सुनिश्चित कराना है। कॉलेजों को सक्रिय करना है हमें। जो कॉलेज निष्क्रिय हैं उन्हें पुनः चालू कराया जाएगा, जितने भी यहाँ पे कॉलेज निष्क्रिय हैं। लड़कियों के लिए, हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए विशेष कॉलेज, तो हर प्रखंड में एक महिला कॉलेज स्थापित हो। एटलीस्ट ये कह सकता हूँ कि बक्सर विधानसभा में 2 प्रखंड है, तो दोनों में एक एक करके मजबूत महिला कॉलेज स्थापित किया जाए, इसके लिए भी हम लोग स्टेप उठाएंगे। बक्सर में विश्वविद्यालय की स्थापना, क्योंकि ये सदर है तो एक विश्वविद्यालय की स्थापना यहाँ का डिमांड भी है स्टूडेंट्स में स्पेशली, और वो विश्वविद्यालय जो उच्च शिक्षा को उपलब्ध कराए, साथ में बड़े गुणवत्ता वाला शिक्षा उपलब्ध कराए, सिर्फ नाम का डिग्री बांटने वाला यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे युवाओं को आधुनिक प्रशिक्षण के साथ कॉर्पोरेट्स के साथ फॉरवर्ड लिंकेज करेंगे कि प्रशिक्षण के बाद तुरंत रोजगार मिले। नहीं तो स्किल डेवलपमेंट आईटीआई में क्या होता है, आप कर लेते हैं, कोर्स कर लेते हैं, फिर भी आप जब नौकरी करने जाते हैं, मांगते हैं, तो कहते हैं आप तैयार नहीं है, हमारे इंडस्ट्री के जो नीड्स है उसके लिए तैयार नहीं है। तो हम इंडस्ट्रीज को स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स के साथ टाई अप कराएंगे कि मान लीजिए कि अगर मुझे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाना है, तो वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चुन लेता है कि भाई ये 20 लड़के हम लेने वाले, उस 20 को अपने हिसाब से ट्रेन करवा लेता है और वहां से ट्रेनिंग के बाद वो तुरंत उनकी नौकरी में वो स्थापित हो जाए, इसकी व्यवस्था कराएंगे। हर युवा को शिक्षा और हर युवा का शिक्षा और युवा का रोजगार, ये भविष्य में बक्सर का भविष्य निर्माण के लिए एक अहम हमारा प्रिंसिपल रहेगा। और स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांति लाने की जरूरत है, जो हम लोग तुरंत आते ही इन सब पे काम करेंगे। एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मैं कहता रहता हूँ, मैं भी यहाँ रहता हूँ, मेरे घर में बुजुर्ग लोग हैं, मुझे भी डर लगता है कल को कुछ हुआ तो कहाँ जाएंगे, और इसलिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक बक्सर में अत्याधुनिक, सस्ती और सुलभ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, जिसमें आईसीयू और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध हो, इसकी व्यवस्था करेंगे। और साथ ही जो सरकारी व्यवस्था तंत्र है उसको सुचारू तौर पे हम कैसे पेपअप कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, उस पर हम तुरंत काम शुरू करेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जितने हैं उनका सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, हर पंचायत स्तर तक डॉक्टर और दवाइयां कैसे सुनिश्चित कराई जाती है, इस पे भी हम लोग काम करेंगे। स्वास्थ्य के लिए जन जागरूकता की कार्यक्रम भी हम तेजी से चलाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स है कि लोग जानकारी के अभाव में कुछ बीमार से ग्रस्त हो जाते हैं और फिर उसके बाद वो उनको मेडिकल अटेंशन टाइमली नहीं मिल पाता, या जब मिलता भी है तब तक काफी विलंब हो चुका रहता है। उसके बाद उद्योग, व्यापार और रोजगार का विकास, इसमें कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना है हमें। किसानों की उपज पर आधारित एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का हम यहाँ पे चेन स्थापित करना चाहते हैं, और एग्रो इंडस्ट्रीज जो एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हम लगाएंगे, इसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई बिजनेसमैन है वो आके अपने पैसे ढाल के, उसमें किसान की भागीदारी कैसे होगी वो भी हम सुनिश्चित कराएंगे। एक ऐसा मॉडल की क्रांति स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें कि अगर कोई एक मान लीजिए कि एक राइस मिल स्टैब्लिश होता है, तो उसमें कुछ किसान भी कैसे उसके पार्टनर्स बनेंगे, कि वो सिर्फ किसान अपना खेती नहीं करता, उसको पता है कि मेरा धान मेरे ही फैक्ट्री में जाके प्रोसेसिंग होने वाला है, उस ड्रिल को भी, उस पे भी हम लोग काम करेंगे। हाँ, उसके साथ आईटी पार्क और डेटा सेंटर पार्क हमें यहाँ पे बनाने के काफी, क्योंकि आईटी पार्क और डेटा सेंटर पार्क बनाने के लिए जो सुविधाएं चाहिए होती है वो बक्सर में उपलब्ध है या करा दी जाएंगी। तो इसको लेके हम इस पे काम करना चाहते हैं कि बक्सर को डिजिटल उद्योगों को नया केंद्र कैसे बना सकते हैं, इसलिए इस पे भी हमारा काम है। सेवा आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देना में, सर्विस सेक्टर जो इंडस्ट्री है उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं। युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर यहाँ पे क्रिएट होंगे। साथ ही यहाँ पे
बियाडा है, लेकिन बियाडा का जैसे दुर्दशा ये सबको किसी से छुपा हुआ नहीं है, तो बियाडा का विस्तार कैसे हो सकता है, औद्योगिक क्षेत्र को भूमि, बिजली और लॉजिस्टिक सपोर्ट कैसे उपलब्ध करा सके, ताकि बियाडा जिस पर्पस के लिए बना था वो सही मायने में वो पूरा हो। तो इस पे हम काम करेंगे। स्वरोजगार को हम लोग काफी बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे और करेंगे भी। स्थानीय युवाओं के लिए जो स्टार्टअप के लिए सपोर्ट प्रोग्राम चाहिए, उनको जितने भी प्रोग्राम, जैसे बैंकों से निवेशकों को, मार्केट से फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, एक तरफ उनके पास इन्वेस्टमेंट कहां से आएगा, इन्वेस्टमेंट अगर आता है तो उनके लिए बिजनेस एनालिस्ट या बिजनेस कौन सेटअप करा के देगा, और जब बिजनेस सेटअप होता है तो उनका मार्केट सुनिश्चित कौन कराएगा ताकि वो बिजनेस बैठ ना जाए। तो इस पूरे चैलेंज के लिए हम लोग इस पे भी काम करें जो हमें करवाना है। साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब अब बिजनेस शुरू करने के लिए यहाँ पे दलाली दो, यहाँ पे पैसा दो, यहाँ कमीशन दो, यहाँ इंक्वायरी होगी, वो इंस्पेक्टर राज जो था तो अलग अलग रूप में आज भी कहीं ना कहीं अगर डिस्टर्ब करता है तो उस पर हम काम करेंगे। उद्योग खोलने और चलाने की प्रक्रिया जो है उसको सरल कराई जाएगी। और सिर्फ देखिए बक्सर नहीं, क्योंकि विधानसभा में मुझे बोलने का मौका मिलेगा तो मैं सारे मुद्दों को उठाऊंगा। जहां जहां पॉलिसी करेक्शन या पॉलिसी को हमें करेक्ट करवाना है उस पर भी इन मुद्दों को मैं मजबूती से रखूंगा और सरकार को इस बात के लिए प्रेरित करूंगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे बिहार के लिए भी बेहतर हो। साथ मजबूत आधारभूत संरचना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम काम करने की बात करते हैं, वो यहाँ पे बहुत जरूरत है, उस पर हम काम करेंगे। दुर्भाग्य है कि 15-20 साल से एक ओवरब्रिज बन रहा है तो बन रहा है, बन ही रहा है, उसका उद्घाटन होता है, फिर उद्घाटन होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इसमें मजबूती से काम हो। गांव और शहर में सर्वश्रेष्ठ सड़कों का संरचना करना। मैं भाई यूरोप गया था तो मैं वहां पे देखा गांव के जो सड़क थे वो हमारे एनएच से बेहतर रखते थे, नेशनल हाईवे से बेहतर गांव के सड़क थे। यहाँ भी कुछ बिहार में भी कुछ जगह पे ये काम हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पे क्योंकि एक हमेशा विपक्ष की राजनीति रही है तो बक्सर इससे कहीं छूट गया। तो अब गांव और शहर में सर्वश्रेष्ठ सड़कों का नेटवर्क बिछाने चले हैं। आधुनिक और टिकाऊ सड़क का जाल बिछाएंगे इस पे, है ना। और यही नहीं, जो सड़कों को कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए जासो का रोड आप देखेंगे दुर्दशा हो रखा, पूछने जाइए कहते हैं भैया इसमें ट्रक घुस जाता है जिस लोड के लिए बना है उससे ज्यादा। तो यहाँ पे प्रशासनिक फिर कहीं फेलियर है। उन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि फ्यूचरिस्टिक रोड्स बनाने पड़ेंगे। ये नहीं कि आज के लिए काला कर दिया, पेंट कर दिया रोड और कल उस पर कुछ बड़ा गाड़ी आ गया तो रोड टूट गया। तो ये सब बातों को ध्यान में रख के हम कामों को आगे बढ़ाएंगे। अंडरग्राउंड बिजली प्रणाली, जो बिजली के तार आप देखेंगे यहाँ पे पूरा ऊपर का तार ही तार, हर जगह तार टूट रहा है, गिर रहा है, ये एक बड़ी मतलब व्यवस्था में गड़बड़ी दिखी मुझे। तो इस पूरी प्रणाली को अंडरग्राउंड वायरिंग कैसे बिजली जमीन के नीचे चला जाए, इस पे हम काम करने वाले। इसे सुरक्षा और सौंदर्य दोनों का ही को सुनिश्चित कराया जाएगा। हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था करनी जरूरी है। आप देखिए बहुत बार इसी रूम से, यहीं जहाँ बैठे आप यहाँ से फोन उठाइए, आप देखिए हेलो 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 करके आपको यहाँ वहां टावर खोजना पड़ता है। दुर्भाग्य है कि हम लोग सदर में बैठ के भी नेटवर्क का ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे। तो इस तरह से हाई स्पीड इंटरनेट बक्सर के हर गांव और शहर में फाइबर नेटवर्क किस तरह से लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी सही मायने में पहुंचे, इसका हम लोग सुनिश्चित करेंगे। ऑलरेडी इस पे इंडिया सरकार ने काफी काम किया है, इसको सुनिश्चित कराएंगे कि इसका क्वालिटी मेंटेन किया जाए। निरंतर बिजली आपूर्ति, यहाँ बिजली का बड़ा दिक्कत है, शहर में भी है, गांव में तो मत ही बोलिए। तो ये इसका उद्योग, व्यापार और ग्रामीण इलाकों में 24 घंटे बिजली कैसे उपलब्ध हो सकती है, ये काम सिर्फ बक्सर नहीं। अब देखिए मैं जितनी बातें कह रहा हूं आप सोचिए बक्सर में कैसे कर लेंगे, इसका अटैचमेंट बिहार लेवल पे भी है। तो क्योंकि मुझे ऐसा तो नहीं कि यहाँ के मुझे म्यूनिसिपैलिटी में तो बैठना नहीं है, मुझे जाके विधानसभा में बैठना है। जब विधानसभा में हम बैठेंगे तो इस अगर जहां पॉलिसी करेक्शन करने की जरूरत है, जहां गवर्नमेंट के पॉलिसीज को रीडायरेक्ट करने की जरूरत है, वहां इन मुद्दों को मजबूती से उठाएंगे। इनको हम डेटा से और इन सब फैक्ट्स के साथ वहां पे उठाया जाएगा और इसको सुनिश्चित कराया जाएगा कि हमारी सरकार इस बात पे ध्यान दे। बक्सर को बेहतर करने में हो सकता है बिहार के और भी क्षेत्र जो है वो भी विकसित होंगे। साथ ही स्मार्ट वाटर और सीवरेज सिस्टम हमें करना जरूरी है। बक्सर की आप देखेंगे गंदगी और जो सीवरेज और सफाई का एक बड़ा इशू है, वो अंडरग्राउंड ड्रेनेज। अंडरग्राउंड जितना ड्रेनेज है उसको अंडरग्राउंड ड्रेनेज ऑलरेडी काम चल रहा है, उसको कितना स्पीड से और वक्त मतलब टाइम लिमिट में हमको करना है। ये नहीं कि काम चल रहा है तो चल रहा है, खुद गया जमीन तो खुद गया हर जगह से, तो उसको टाइम लिमिट में कैसे करें। और 0% वाटर लॉगिंग, कहीं पे भी शहर में हमारे पानी नहीं लॉक होना चाहिए। आप पांडे पट्टी चले जाइए, देखिए आधा साल वो डूबा ही रहता है। तो ये कैसे हम रिजॉल्व कराना है, इस पे हमें काम करना है। और यही नहीं, हर एक गली गली में कहीं कोई ओवरफ्लो नहीं होगा। अगर ड्रेन है तो आपको पता ना चले कि ड्रेन है वहां पे, कहीं क्यों पानी वहां जमावट होगा। तो इन सब चीज पे काम करना है। नदी के किनारे रिवर फ्रंट का विकास, तो ये बहुत ही हमारे पास बढ़िया प्रकृति ने दिया हुआ है, इतना बढ़िया रिवर फ्रंट हमको दिया है, तो इस रिवर फ्रंट का विकास करना है। गंगा तट की सफाई और इसकी सुंदरता, ये बक्सर की पहचान बनेगी।
तो इस पे हम मजबूती से इसको भी काम करेंगे। साथ ही ट्रैफिक का सुधार करना है, जितने आरओबीज है, एफओबी है और अंडरपास, इनको सुचारू यातायात को हमें करने के लिए और भीड़ मुक्त बक्सर बनाने के लिए इसको हमें करना पड़ेगा। जहां पे फ्लाईओवर्स की जरूरत है, अंडरपास की जरूरत है और ओवर मतलब फुट ओवर ब्रिज की जरूरत है, जहां जिसकी जैसी जरूरत है उस हिसाब से इस पे भी काम किया जाएगा। और सार्वजनिक परिवहन और पार्किंग की व्यवस्था यहाँ दुरुस्त कराई जाएगी। और शहर के हर कोने तक बस और ई रिक्शा का जो नेटवर्क है उसको बेहतर से बढ़ाया जाएगा। अब जो हमारा बस का स्टैंड है, अब देखिए शहर के बीचों बीच ही है, तो उसको हम और कैसे बेहतर कर सकते हैं, या क्या उसको हम और बेहतर लोकेशन दे सकते हैं जिससे जनता को असुविधा ना हो और नहीं वहां पे जो बिजनेस ऑपरेटर हो उनको कोई असुविधा हो। इसका क्या कर सकते हैं, इस पे भी हमें काम करने की जरूरत है। शहरी और ग्रामीण सौंदर्यीकरण के ऊपर भी हमें काम करना है। क्लीन बक्सर ग्रीन बक्सर, ये जो मिशन एक हम लेके चलेंगे, इसमें हमें काम करना है। बक्सर और चौसा में आधुनिक कचरा प्रबंधन योजना लागू की जाएगी और जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखेगी। वर्तमान में बक्सर में प्रतिदिन कई टन जो कचरा उत्पादन होता है उसका प्रबंधन पुराने डंपिंग ग्राउंड पर निर्भर है। तो किस तरह से एक बेहतर डंपिंग ग्राउंड हो, कचरा प्रबंधन कैसे बेहतर हो सके, इसके लिए म्युनिसिपैलिटी के साथ मिलकर या जो हमारे ग्राम पंचायत इनके साथ मिलकर इनकी सहभागिता लेते हुए हम इस काम को और कैसे बेहतर कर सकते हैं, एज अ टीम काम करेंगे। अभी दुर्भाग्य है कि आप देखेंगे यहाँ म्युनिसिपैलिटी अलग लेवल पे काम करता है, एमएलए अलग काम कर रहा है, एमपी अलग काम कर रहा है, वार्ड अलग काम कर रहे हैं और इसीलिए हर काम जो है इंडिविजुअल हो जाता है। तो इसको एज अ टीम सबको साथ लेके कैसे काम करना है, एक मास्टर प्लान के तहत कैसे काम करना है, इसको सुनिश्चित करना है। एक सिटी ब्यूटिफिकेशन का भी प्रोजेक्ट है कि बक्सर शहर में अगर कोई एंटर करे तो उसको लगे अरे वाह यार क्या शहर है, यहाँ आके अच्छा लगा। बक्सर शहर में रहने के लिए वो सबके वो मन में वो लालसा जगह कि काश एक ठिकाना मेरा भी बक्सर में हो, वो चीज करनी जरूरत है। उसके लिए जो भी है, जैसे मैंने कहा, घाटों का नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण, सार्वजनिक स्थलों पर लाइटिंग की व्यवस्था, ट्रैफिक लाइटिंग की व्यवस्था, ये स्ट्रीट लाइटिंग की व्यवस्था, जो देखेंगे यहाँ वहाँ घास घूस उगा हुआ है, झाड़ी जंगल, उसको व्यवस्थित करना, जो डिवाइडर्स है रोड को उसको ठीक करना, जो रोड के साइड्स हैं, मार्केट प्लेसेस है, उनको और बेहतर तरीके से समेटना संवारना, ताकि जो ना बिजनेस करने वालों को असुविधा हो, ना पैदल चलने वालों को असुविधा हो, ना वहां से गुजरने वालों को असुविधा हो। तो इन सब चीजों पे काम करना। वेंडर्स और मार्केट स्पेस, जो वेंडर्स है देखेंगे यहाँ वहां बैठ के हैं, उनको भी असुविधा होती है, जनता को भी असुविधा होती है, उनके लिए हम कैसे बेहतर तरीका हम कर सके, उस पर काम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि वेंडर्स को भगा रहा है, बिल्कुल नहीं करना ये काम। वेंडर्स किसी के पेट पे लात नहीं मारना है। ये पूरे प्रोसेस में, ये सफाई में, ये नहीं कि किसी को वहां से उठा के फेंक दिया, किसी को हटा दिया, ये सब नहीं। उसको उनके जो डिमांड्स है, उनकी जो जरूरत है, उनको सही जगह पे रखते हुए उनका कैसे बेहतर करना, उस पे काम है। हर जोन में एक नया बाजार स्थल क्रिएट किया जाए, हर एरिया में एक नया मार्केट स्पेस क्रिएट किया जाए, है ना। छोटे दुकानदारों के लिए निर्धारित हम स्थान क्रिएट करें, ऐसे स्थान जहां पे बहुत बार आप देखेंगे मार्केट में जाके वन वे है, वहां पे बहुत लोगों की गाड़ियां ही नहीं पहुंचती है, गाड़ी चला जाए तो जाम लग जाता है, इससे भी बिजनेस अफेक्ट होता है। तो उनको हम ट्रैफिक कैसे सुचारू कर सके, रास्तों को बेहतर कैसे कर सके, हम मल्टी लेयरिंग मार्केट सिस्टम्स कैसे क्रिएट कर सके, तो इस सब पे हमें काम करना है। जो बाजारों की एक समान चयन तैयार हो, ये नहीं कि अब यहां से आपको कुछ चाहिए तो 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, आपके लिए उपलब्धता चीजों की बराबर तौर पे कराई जा सके। और बहुत सारा जब इकोनॉमी बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि जब इकोनॉमी आपका बेहतर होता है, बढ़ता है, तो यहाँ पे अलग अलग मार्केट में आपको, अब जैसे आप बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है ना कि आप देते हैं कि 2 मिनट में सामान घर में डिलीवर हो जाता है, लेकिन बक्सर में नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा इकोनॉमी अभी उतना बढ़ नहीं पाया है, हमारे कस्टमर्स के पास उतना मतलब खर्च करने का उनका मानना, उन कंपनी से मैंने बात किया था, क्यों नहीं है, तो वो था आपके वहां पे लोगों के पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, या वो माइंडसेट नहीं है खर्च करने के लिए, तो वो कैसे विकसित हो, इस पे भी काम करना है। कृषि और सिंचाई का सशक्तिकरण करना है। कृषि और सिंचाई का सशक्तिकरण में हमने कहा है कि नहर और सिंचाई का नेटवर्क जो है उसका विस्तार करना है, हर खेत तक पानी पहुंचे इसको सुनिश्चित करवाना है ना। और यही नहीं, जहां पे ऑलरेडी यहाँ पे कैनल सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम है, जो कि किसी कारण से उसमें जाम, वो सिल्टेशन के कारण से, या वो उसकी गहराई कम हो गई है, या तो टूट रहे हैं, है ना, या अलग अलग कारणों से वो डिसफंक्शनल हुए हैं, उस पर भी हमें काम करना है।
साथ ही कटाव की रोकथाम के लिए हमें यहाँ पे मजबूती से काम करने की जरूरत है, क्योंकि अभी रिसेंटली देखिए जो शाहपुर प्रखंड में है ना, जवनिया गांव में जो हुआ वो एक बड़ा आई ओपनर है बहुतों के लिए, हम लोगों के लिए कि अगर वक्त रहते हम ना ही काम किए तो ऐसे बहुत सारे हमारे भी क्षेत्र है जो कि जा सकते हैं। तो उस पर हमें काम करना है। गंगा किनारे जो मिट्टी के कटाव से बचने के लिए ठोस प्रोजेक्ट उठाए जाएंगे। उसमें ऐसे हवाबाजी नहीं, उसमें ठोस प्रोजेक्ट में क्या है कि एक तो गलत मिट्टी कटाव या गलत तरह से उसका जो नदी को एक्सप्लॉइट किया जाता है, बालू निकाल किया, उसको कैसे रोका जाए, उसका तट को कैसे बेहतर किया जाए, जनता को सही तरीके से स्थापित कैसे किया जाए कि ऐसे प्रॉब्लम से उनके प्रॉब्लम मतलब ऐसा कुछ हो तो उनपे सीधा ना गिरे। तो इन सब चीजों पे हमें काम करना है। प्लस आधुनिक सिंचाई के तकनीक है जिनको हमें और जन जन तक पहुंचाना है। लोग जानते हैं, ऑलरेडी पहुंच रहा है, लेकिन उसको और हमें यूजर फ्रेंडली करना है, लोगों तक पहुंचाना है। इसमें ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर प्रणाली, ऐसे बहुत सारे हैं जो अलग अलग खेती करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, इनको हमें देना है। साथ में अगर कोई कैश क्रॉप्स में मतलब होता है ना कि जो मतलब सिर्फ चावल गेहूं नहीं, उससे ज्यादा जो कमाई वाली खेती होती है उसको भी हमें प्रमोट करना है। उसके लिए जो लोगों को उसके लिए जो भी तरह की मदद चाहिए होगी वो हम उनको प्रोवाइड कराना चाहेंगे। कानून और व्यवस्था पे हमें यहाँ पे काम करना है। जो एक मेरा मानना है पर्सनली, क्योंकि आईपीएस का बैकग्राउंड होने से और ये चीज क्योंकि मुझे समझ में आता है, एक एक्सपीरियंस भी है, तो मैं चाहूंगा इसको साझा करूं अपने जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और उनको जहां जरूरत हो जनता के जरूरत के अनुसार उनको गाइडेंस किया जाए। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का कानून व्यवस्था यहाँ स्थापित किया जाए। और आप कहेंगे कैसे करेंगे बिहार? किया जा सकता है। जो हमारा क्षेत्र है कम से कम यहाँ तो कर सकते हैं, एज अ मॉडल स्थापित कर सकते हैं कि देखिए ये चीज यहाँ हो गया तो हर जगह हो सकता है। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की कानून व्यवस्था, आधुनिक पुलिसिंग, सीसीटीवी की निगरानी, त्वरित न्याय व्यवस्था, ये जो है इसके लिए मैं पर्सनली मतलब एक मेरा प्रण है कि इसको तो मैं इमीडिएटली स्थापित करना मेरे लिए पर्सनली एक प्रण है। अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता नीति जो है उसको अपनाएंगे हम लोग। यहाँ पे किसी तरह का अपराधी सोच या अपराधीकरण या आपराधिक एक्टिविटीज पे हमें जीरो टॉलरेंस लेके बक्सर में यहाँ का प्रशासन उस लेवल पे चलेगा। और इसके लिए मुझे जहां बात रखनी हो, जिससे लड़ना हो, झगड़ना हो, मनाना हो, बोलना हो, वह मैं करूंगा। लेकिन बक्सर यहाँ पे ये क्राइम फ्री होके रहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ। साथ सुरक्षित बक्सर मिशन, महिलाएं, व्यापारी और आम नागरिक सभी के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक सुरक्षित बक्सर मिशन लेके मैं चलूंगा। बक्सर अगर आप है तो आप उस पूरे ब्रह्मांड में सबसे सेफ जगह पे है, ऐसा हमें यहाँ पे तैयारी कराना है। साथ आता हूं, बस और ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कंप्लीट है। संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक विकास पे हमें यहाँ पे बक्सर में काम करना है। बक्सर की जो पहचान है, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का इतिहास, यहाँ की संस्कृति ही है, तो उससे पहचान है। तो उस पर हमें काम करना है कि बक्सर को बक्सर धाम के रूप में विकसित करना है। ये सोच को लेकर आगे बढ़ना है। वामन अवतार जी का यहाँ पे देखिए, वामन भगवान आज भी जेल में बंद है। वामन भगवान को किस तरह से पुनः स्थापित करना है, जो कि जेल की परिसीमा के बाहर किया जाए, इस पे काम किया जा सकता मैं मानता हूं, और ये कर लिया जाएगा। इसके लिए मैंने अपना बैकग्राउंड ऑलरेडी तैयार कर लिया। मौका आते ही देखिएगा, इस पे मैं वामन भगवान के लिए ये प्रथम काम करना शुरू करने जा रहा हूं। तो वामन अवतार पे भगवान राम से रिलेटेड यहाँ पे जो पार्ट है, भगवान राम की शिक्षा स्थल, यहाँ क्यों एक बड़ा गुरुकुल नहीं हो सकता? यहाँ उन वैदिक परंपराओं पे और मॉडर्न एजुकेशन को क्लब करके एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी, उस लाइन पे भी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकता? भगवान राम अगर यहाँ पे शिक्षा मिल सकता है तो हमारे बच्चे बाहर क्यों जाएंगे शिक्षा के लिए? तो इस पे हमें काम करने की जरूरत है। विश्वामित्र जी की जो टीचर, विश्वामित्र जी शिक्षक थे, तो विश्व में हमारे हर शिक्षक जो बक्सर का है उसमें विश्वामित्र की छवि देखनी है। वो विश्वामित्र जी के गुण उस शिक्षक में है, तो उनकी उस गुण को कैसे हम आगे बढ़ा सके, उनकी जगह को और मजबूत कैसे कर सके, उस पे काम करना है। हनुमान जी का यहाँ पे मामा का घर है, ये उनका ननिहाल है, तो वो जो एक किंवदंती है, माइथोलॉजी है, तो उस पे हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं बक्सर का जो हेरिटेज है, उस पे भी काम करना है। अहिल्या देवी से जुड़ी यहाँ पे बहुत ही पुरानी परंपरा है जिसमें हमें काम करना है। अहिल्या देवी मंदिर है। अहिल्या देवी का मंदिर मैं बताता हूँ आपको, एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन या रिलीजियस टूरिज्म के लिए ये पूरे देश के लिए अट्रैक्शन सेंटर बन सकता है, जिसपे हमें यहाँ पे काम करने की जरूरत है। और इससे जुड़ी और भी जो हमारी पौराणिक परंपरा है, रामेश्वर मंदिर हो या ऐसे बहुत सारे मठ है, मठिया है, इनको किस तरह से हम और सपोर्ट और प्रमोट कर सकते हैं, इस पे भी हमें काम करना है। पंचकोशी परिक्रमा, जो पंचकोशी परिक्रमा को राष्ट्रीय स्तर पे, इसको राष्ट्रीय स्तर पे धार्मिक पर्यटन सर्किट के रूप में
कैसे विकास किया जाए, इस पे हमको काम करना है। और पंचकोशी परिक्रमा से जुड़े जितने भी स्थल है उनका नवीनीकरण, उनका आधुनिकरण, उनका उनको और किस तरह से हम मतलब रिलीजियस टूरिस्ट स्पॉट के हिसाब से प्रमोट कर सकते हैं, और उससे जुड़ी जो कहानियां रही हैं उसको और हम कैसे पॉपुलराइज करके लोगों को उस बात से जोड़ के बुला सकते हैं यहाँ पे, इस पे भी हमको काम करना है। घाटों का जीर्णोद्धार और धार्मिक आयोजन स्थलों का विस्तार, इस पे हमें काम करना है। घाट का जो मैंने बताया आपको, रिवर फ्रंट डेवलप होगा तो घाट का जीर्णोद्धार उसमें स्वतः उसमें आता है, लेकिन उससे हम धर्म से जुड़े हैं। हमारे यहाँ छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा के लिए कैसे परंपरा, किस तरह का व्यवस्था स्थापित किया जाए कि हर साल हम बच्चों को देखते हैं। अब की बार मैंने भी जाके कुदाल चलाया था घाट पे, घाट बनाने में मैंने भी फावड़े चलाए थे। लेकिन ये ठीक है, एक अच्छी एक्टिविटी है, लेकिन हमारे बच्चे कब तक फावड़े चलाएंगे इस तरह से? कब हर बार जाके क्यों इस तरह से जाके घाट बनाएंगे? कोई पूजा पाठ होता है, जो लोग, अब गंगा माता है, हम धार्मिक क्षेत्र है, हमारी महिलाएं बहनें जाती हैं वहां पे, उनके लिए व्यवस्था कैसे सुचारू बेहतर किया जाए, उनकी जो अपनी प्राइवेसी कैसे मेंटेन कर सकते हैं, कपड़े बदलने का है, वहां पे शौचालय का व्यवस्था है, ये सब कैसे बेहतर कर सकते हैं, इस पे भी हमको काम करने की जरूरत है। और ये हम बहुत जल्दी इस पे हम लोग आते ही काम करना शुरू करेंगे। साथ ही कला, संस्कृति और खेल को प्रोत्साहन देना मेरे प्रायोरिटी में आएगा। यहाँ पे हर पंचायत में एक मिनी स्टेडियम, हमारे 24 पंचायत है, मेरा प्रयास रहेगा कि हर पंचायत में एक मिनी स्टेडियम हो, जहाँ पे कि पंचायत के जितने गाँव के खेल प्रतिस्पर्धा हो, प्रोग्राम्स हो, वो स्मिनी स्टेडियम किया जा सके। हर गांव में एक खेलने का ग्राउंड होना चाहिए, खेल मैदान होना चाहिए। इस पे मैं प्रतिबद्ध हूं कि क्योंकि बच्चे अगर जमीन खेलने जाते हैं, जमीन पे खेलते हैं और मोबाइल पे कम खेलते हैं, तो उन बच्चों का जो चारित्रिक गुण है या जो उनका कैरेक्टर है वो बेहतर बिल्डअप होता है। तो हर गांव में खेल मैदान, ये भी हमारा संकल्प रहेगा। अब बक्सर में एक मेरा ये लॉन्ग टर्म हो सकता है, लेकिन ओलंपिक स्तर का स्टेडियम बक्सर में, वो वैसा स्टेडियम जो ओलंपिक स्टैंडर्ड्स का हो, कि इंडिया में जब ओलंपिक गेम्स हो तो उस स्टेडियम में, बक्सर के स्टेडियम में ओलंपिक गेम्स का कुछ पार्ट यहाँ भी आयोजन किया जा सके, उसकी तैयारी हमें अभी से शुरू कर देनी पड़ेगी। तो इस ओलंपिक स्टेडियम, और यही नहीं, वहां पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलके हर तरह के जितने खेल कूद है उसके ट्रेनर्स, जो साई के ट्रेनर्स होते हैं, उनकी उपलब्धता कराना। बच्चों को अगर कुछ खेल कूद सीखना है, किसी भी तरह का गेम्स हो, यहीं पे उनके लिए सीखने का व्यवस्था हो, रेसिडेंशियल फैसिलिटी हो। इस पे लॉन्ग टर्म काम है, लेकिन इसको मैं जरूर स्टार्ट कराऊंगा। साथ ही कनेक्टिविटी और क्षेत्र विकास के लिए यहाँ पे हमें काम करना है कि बक्सर को कि निर्बाध कनेक्टिविटी हो, कहीं से कहीं जाना है तो जल मार्ग हो, स्थल मार्ग हो, वायु मार्ग हो, रेल मार्ग हो, हर कैसे सुनिश्चित हो और बेहतरीन हो। ये नहीं कि हम जानवरों की तरह, हमारे लोग ठेल के नहीं जाएंगे जानवरों की तरह। जब यहाँ से पटना जो जाता है कुछ नौकरी करने, वो रोज जाके वो जो रिजर्वेशन वाले कोच में बैठ के धक्का मुखिया के बैठ के गाली गलौज करके वीडियो बन जाता है, वो चलता है। ये इतना अपना डिग्निटी छोड़ के हम लोग नहीं रहेंगे। तो वो कैसे और बेहतर किया जा सके, इसको सुनिश्चित करना है कि हमारे जो डेली पैसेंजर्स होते हैं वो भी डिग्निटी के साथ रहे, और जो बाहर से जो हमारे को क्रॉस करते हैं, जितने भी यहाँ से पैसेंजर्स, उनको कभी ये फील ना हो कि बक्सर से क्रॉस करने में किसी तरह की असुविधा होती है। यही नहीं, बक्सर को निर्बाधित जो कनेक्टिविटी, उसमें राज्य मुख्यालय, जिला मुख्यालय और हमारा राजधानी दिल्ली, हाई स्पीड रेल, सड़क, डिजिटल नेटवर्क, हर तरह की जो पॉसिबिलिटी है उससे हमें उनको जोड़ना है। नए पुल और बाईपास के निर्माण करने में काफी सारे गांव में भी गए, जिसमें कर्मनाशा नदी के वहां पे भी कुछ गांव है जो कि कनेक्टेड नहीं करना है, और बाईपास का भी निर्माण करना है ताकि शहर का जो कंजेशन हो वो और बेहतरी से कम हो। ऑलरेडी यहाँ पे काम शुरुआत हो चुका है, जिसको हम सुचारू तौर पे जल्दी हो वो काम कंप्लीट, ये ना कि जमाने तक चलते रहे, और हमारे जरूरतों के हिसाब से अगर कुछ मॉड्यूलेट करना है वो करा के हम लोग करेंगे। सर्वांगीण विकास और मास्टर प्लान, सो हमारी जनता, हमारी पार्टी और प्रशासन, इन सबको साथ मिलाकर बक्सर का मास्टर प्लान ऑफ डेवलपमेंट हमें तैयार करना है। एक मास्टर प्लान, ऐसे नहीं कि जहां जरूरत हो रोड बना दिया, जहां जरूरत हो नाला खोद दिया, आज जरूरत है तो पोल गाड़ दिया। एक मास्टर प्लान भी होना चाहिए कि अगर बक्सर बढ़ेगा तो किधर बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, दो घरों में कितना फासला रहेगा, फायर सेफ्टी कैसे की जाएगी, एम्बुलेंस दरवाजे पे पहुंचे ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। तो इस मास्टर प्लान को लेके हम लोग एक यहाँ पे तैयार करेंगे, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये मेरे या मेरे बाद आने वाले जितने भी लोग रहेंगे, एक मास्टर प्लान लेके अगर आगे बढ़ेंगे तो हम बक्सर को अगले 500 साल में हमारा बक्सर कहाँ जाके खड़ा होगा, उस बात को ध्यान में रख के हमें आज काम करना पड़ेगा। तो इस तरह से इस बक्सर मास्टर प्लान को भी हम लोग बनाएंगे, और सभी विकास के जो सूचकांक है, एजुकेशन पे रिलेटेड हो, हेल्थ हो, इकोनॉमी हो, सेफ्टी हो, क्लीनलीनेस हो, इसमें टॉप रैंकिंग प्राप्त करना है हमें। बक्सर जो है द बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट
मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग प्लेस कैसे बन सकता है, इसके लिए क्योंकि सदर पे बैठे हैं, वो पूरा जिला हमारे पास नहीं है, लेकिन यहाँ से माहौल तो हम बना ही सकते हैं, यहाँ से आदर्श तो स्थापित कर सकते हैं। बक्सर करेगा तो डुमराव भी करेगा, ब्रह्मपुर भी करेगा, राजपुर भी करेगा। तो ये चीज हम यहाँ बक्सर से इसको करना चाहते हैं। तो और बात 5 सालों में हमारे अध्यक्ष महोदय ने बहुत काइंड है, अध्यक्ष महोदय काफी मतलब बड़े भाई की तरह है, उन्होंने मुझे 5 साल का वक्त दिया, लेकिन मैं खुद को 3 साल का वक्त दे रहा हूं। तो अगले 3 वर्षों में बक्सर को आदर्श विधानसभा क्षेत्र में बदलने का एक संकल्प लिया हमने। क्यों 3 वर्ष? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग रही है 2 साल 3 साल का टेन्योर में ना। जब IAS IPS का टेन्योर 5 साल का थोड़ी होता है, वो तो 2 साल 3 साल बाद बदल जाते हैं। तो मैं भी वो मान के चलता हूं कि जब मैं अपने IPS के टेन्योर में 2 साल में चीजों को ठीक कर सकता था, यहाँ मैं 5 साल क्यों मांग रहा हूँ? और प्लस यहाँ पे मुझे तो इतने अधिकार दिए जाएंगे, विधानसभा में बोलने का मुझे मौका मिलेगा, सरकार पक्ष में बैठूंगा और सरकार के लोग हमारे लोग होंगे, उनको मैं बोल सकता हूँ। और सिर्फ स्टेट नहीं, केंद्र में रहेंगे, डबल इंजन रहेगा हमारे पास। तो ये सब चीज कॉन्फिडेंस देता है कि हम लोग जो बोल रहे हैं ये सब हम करके आपको दिखा सकते हैं कि अगले 3 वर्ष में बक्सर को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र में हम स्थापित करेंगे। तो हमारा फाइनल जो लक्ष्य है कि एक ऐसा बक्सर बने जहां भ्रष्टाचार ना हो, बेरोजगारी ना हो, गंदगी ना हो, बल्कि सुशासन हो, रोजगार हो, शिक्षा हो और संस्कृति हो, और इन सब का संगम बने, वैसा ही बक्सर बने। ऐसा सपना लेके ये हम लोगों ने अपना संकल्प पत्र बनाया है, जो हम आपसे आपके सेवा में डालेंगे। और साथ ही मैंने जो बताया आपको कि विजन डॉक्यूमेंट है जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास है, मैं आपको दे दूंगा, आपके पास भी वक्त कम होगा तो, लेकिन मैं इसका हेडलाइंस आपके लिए बता देता हूँ कि राम रेखा घाट का पर्यटन विकास। राम रेखा घाट किसी भी, मैं चाहता हूं कि ये भारतवर्ष का सबसे पवित्र घाट के रूप में जाना जाए। राम रेखा घाट, जिसको भगवान श्री राम ने खुद अपने बाण से बनाया था, उस राम ने जो रेखा बनाया था, तो उस स्तर पे इसके डिटेल से जो मैं आपको दे दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। तो राम रेखा घाट को देखने के लिए विश्व से लोग आए कि वो कौन सा घाट है जिसको खुद श्री रामचंद्र जी ने उसको निर्धारित किया था। तो उस राम रेखा घाट को पर्यटन विकास कैसे कर सकते हैं, उसके इर्द गिर्द हम और क्या खड़ा कर सकते हैं, इस पे बात होगी। फिल्म और वेब सीरीज शूटिंग जोन का भी निर्माण कर रहा है यहाँ पे, मूवी प्रोडक्शन का। ये जो पूर्वांचल का आप देखेंगे, ये बड़ा ही भोजपुरी इंडस्ट्री जो है, इसमें काफी, और बाकी अलग अलग जगहों पे इसको डेवलप किया जा रहा है। तो बक्सर में इतनी बढ़िया गंगा नदी है हमारे पास, इतने अच्छे अच्छे स्थल है, इसके अराउंड हम इसको डेवलप करेंगे। फिल्म और वेब सीरीज जो क्रिएटिव्स हैं, क्रिएटर्स हैं, वीडियो क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, उनके लिए हम ये जगह तैयार करेंगे। और हम इसके साथ वार्षिक राम रेखा महोत्सव और लघु फिल्म प्रतियोगिता, ये हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पे, कि राम रेखा घाट महोत्सव भी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। और जो फिल्म प्रतियोगिता है, लघु फिल्म प्रतियोगिता, इसको भी स्टार्ट करेंगे। स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डालना है, तुरंत नहीं होगा, टाइम लगेगा, बट स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होगा जहां पे कम से कम पुलिस का इंटरवेंशन जो है वो नहीं होके, आप कहां से लेनिंग करना है, कहां से आपको वन वे बनाना है, कहां से बाईपास निकालना है, कौन से ट्रैफिक को रेगुलेट करना है, स्पीड मॉड्यूलेशन कहां कितना कराना है, सिग्नल सिस्टम से कैसे उसको मेंटेन करना है, इसे सर्विलेंस कैमरा से उसको कैसे रेगुलेट करना है। तो इस तरह का स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम डालेंगे जिससे एक्सीडेंट्स भी कम हो। आप देखिए हमारे बक्सर में ही गोलंबर के पार करते ही लगभग हर हफ्ते वहां पे हाई स्पीड में एक्सीडेंट होता है, क्रॉसिंग के कारण से, या गलत लेन में गाड़ी चलाने से, या गलत जगह से क्रॉसिंग करने पे। तो इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए इस काम को किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेंटर का जो स्थापना का मैंने बात किया, वो है तो मैंने लॉन्ग विजन में रखा है, लेकिन इसको मुझे त्वरित तौर पे करना है कि जो मेडिकल के लिए हमारा बक्सर एक केंद्र बन जाएगा, कि आसपास के लोग जैसे हमारे यहाँ से बनारस या पटना जाते हैं, अब हमारे इर्द गिर्द के लोग बक्सर एक केंद्र में आएंगे, या बक्सर चलिए आपको बेहतरीन सेवा और वहां पे चिकित्सा का फैसिलिटी रहेगा। युवाओं के लिए जो रोजगार का अवसर है, जो SJVN हमारा बना है, तो SJVN का जो प्लांट बना है चौसा में, वो दुर्भाग्य से किन्हीं कारणों से, कमीशन खोरी के ही कारणों से या अपने निजी स्वार्थ के कारण से, वो वहां पे एक संघर्ष का कारण भी बन गया। वहां के जो लोकल लोग हैं वो आज भी दुखी हैं, परेशान हैं। अभी हमारे विधायक जी ही बोलते हैं वहां कुछ हुआ ही। तो इस चीज के लिए वो SJVN का जो प्रोजेक्ट है, या लोकल क्षेत्र के लिए, लोकल लोगों के लिए, लोकल युवाओं के लिए रोजगार के लिए और बढ़ोतरी का कारण कैसे बने, इस पे हम काम करेंगे। क्योंकि जब मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा
कोई कमीशन खोरी नहीं होगी, किसी तरह का यहाँ पे कोई पर्सनल एजेंडा नहीं चलेगा। मुझे पूरा यकीन है कि एसजेवीएन एक सरकारी पीएसयू है और वो भी इस चीज को जानेगा, समझेगा। लोकल माहौल क्रिएट अच्छा रहेगा तो लोकल लोगों को वहां पे अवसर भी मिलेगा। युवाओं के लिए ये एक इंपॉर्टेंट काम है। प्लस चौसा जो पशु मेला परिसर है वो बड़ा मतलब देखते हैं आप, दो तरफ में छावनी जैसा बना हुआ अजीब सा, उसका आधुनिकीकरण, उसको बेहतरीन कैसे कर सकते हैं, वो भी सुंदर हो सकता है। अगर कहीं गाय है तो वहां गोबर पड़ा रहेगा, गंदगी रहेगा, मक्खी उड़ रही है, ऐसे जरूरत नहीं है। लोग जो खरीदने आना चाहते हैं, है ना, ऐसा नहीं कि उस मतलब कि वहां पे आप जाते हैं तो आपको किसी से गुत्थम गुत्थी करके काम करना है, खरीदना बेचना। उसका आधुनिकीकरण और उसका बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस पे भी काम करना है। चौसा रेलवे फाटक का जो ओवरब्रिज है उस पर तुरंत लगना है, उसको तुरंत करना है। मतलब घंटों घंटे, मैं भी खुद फंसा हूं उसमें, उसको तुरंत करना है, उसको ठीक करना है। नया विश्वविद्यालय के लिए जो मैंने आपका बताया, स्थानीय उच्च शिक्षा केंद्र, इस पे हम काम शुरू करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। विशाल अध्ययन कक्ष, लाइब्रेरी जितने यहाँ पे है, बताऊं आपको, यहाँ पे छोटे बड़े जितने सरकारी लाइब्रेरी है उनको तुरंत हम लोग ठीक करने वाले हैं। तुरंत वो हमारे बच्चों के लिए विदिन में भी, मेरा तो मन है कि एक महीने में उसको ठीक कर दे, पर देखते हैं, कोशिश प्रयास रहेगा कि 3 महीने में वो पूरा चीज प्रोजेक्ट खड़ा हो जाए। और मैं आप सोचेंगे इतना कुछ आप कैसे करोगे, इतना इसलिए अच्छा हम कर सकते हैं क्योंकि मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ ना, हमारी टीम है, ये सब बैठे हमारे साथ, हमारे पास लीडर्स है, नेतृत्व है, संगठन है, युवा है, एनजीओस है, ऐसे सोशल वर्कर्स हैं, सीएसआर है, इतना सारे लोग हैं कि सबको एक एक करके काम बांट देंगे। आप देखेंगे ये जो मैं 3 साल का प्रोजेक्ट बोल रहा हूँ, 3 महीना में ना खड़ा हो जाए। तो एनीवेज, तो इसके साथ महिला सशक्तिकरण हेतु प्रशिक्षण केंद्र, महिला सशक्तिकरण के लिए स्पेशली हम इस पे काम करेंगे कि हमारी महिलाओं को, जैसे हम वोट मांगने या कभी गांव में जाते हैं, महिलाएं नहीं दिखती है, छुप जाती है, ऐसे पर्दे से दिखती है। क्यों भाई, क्यों? क्योंकि 2 कारण है। एक, हमारा जो सोशल रूपरेखा है उसमें सुधार आएगा, जब कब आएगा, जब हमारी महिलाएं सशक्त होंगी, इकोनॉमिक फ्रीडम, उनको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा तो सशक्त बनेंगी। तो जिन महिलाओं को फाइनेंशियल फ्रीडम मिला है वो उस चीज से निकल चुकी है आज भी। तो इस पे हमें मेहनत करना है, काम करना है। सम्राट अशोक का एक यहाँ पे एक मेमोरियल होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं मिला हमारे बहुत सारे कुशवाहा भाइयों से मिला स्पेशली, तो उनका बड़ा मन है भैया सम्राट अशोक का होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हमारे जितने कुशवाहा भाई हैं उनके इस बात को फीलिंग, और सम्राट अशोक हमारे बिहार के नहीं, भारतवर्ष के चक्रवर्ती राजा रहे हैं, और यहाँ बक्सर में सम्राट अशोक का अगर हो जाए तो वाह, मतलब ये तो सोने में सुहागा की बात है। तो इस पे हम काम कर रहे हैं कि सम्राट अशोक के इर्द गिर्द कैसे एक हम मतलब मॉन्यूमेंट खड़ा कर सकते हैं, इस पे भी हम काम करेंगे। ऐतिहासिक जो चौसा युद्ध स्थल है उसको एक घेराबंदी करके बड़ा ही अनआर्टिस्टिक तौर पे क्रिएट किया गया। वो युद्ध स्थल है, उसको पार्क बना दिया गया है। उसकी कहानी कहाँ है, उसको और बेहतर तौर से कैसे किया जा सकता है, इस पे हम काम करेंगे। और जो युद्ध, क्योंकि चौसा का जो युद्ध स्थल है वो देश के हमारे इतिहास में एक निर्णायक मोमेंट था वो किस तरह से लोगों को समझ में आए, पता चले कि किस तरह से चौसा वो भूमि बनी जहां से देश का पूरा इतिहास कहीं से कहीं से रीडिफाइन हुआ था। तो उसको हम करेंगे। विश्व स्तरीय जो स्पोर्ट्स स्टेडियम की मैंने आपसे बात की, वो जरूर होगा, और मैं आपके माध्यम से आज ही रिक्वेस्ट डाल के दे देता हूं कि जो मेरे बाद भी आएंगे कृपया उसको पूरा करें, और आप लोग भी इसके पीछे पड़े रहिएगा कि उसको पूरा करें। लेकिन मुझे पूरा यकीन है हम लोग दमखम से लगेंगे तो 5 साल का टेन्योर बहुत होता है इसको खड़ा कर देने के लिए, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप 5 साल में ना कर पाए तो आप 500 साल में नहीं कर पाएंगे। तो काम अगर करना चाहें तो, प्लस आधुनिक बस स्टैंड का जो मैंने आपको बताया, एक बेहतरीन जो सुविधा, बस स्टैंड का सुविधा इस मेरे दिमाग में है, और ये इंस्पायर्ड है बाय सम फॉरेन बस स्टैंड जो कि मैं देख के आया हूँ, बाहर में देखा था अपनी यात्राओं में, कि अगर वहां बन सकता तो यहाँ क्यों नहीं बन सकता, इसे करना है। साथ जो हमारे ये शौचालय निर्माण के लिए, जैसे कि जो पब्लिक फैसिलिटीज है उस पे भी हमें काम करना है। कचरा प्रबंधन पे मैंने बात किया, लॉन्ग टर्म ये होगा। जो 2 लेन के सड़क निर्माण, जो हमारे जो पतले रास्ते हैं, इनको हम कैसे या तो सिंगल लेन कर लें या उसका दोहरीकरण कैसे हो सकता है, अगेन बिना किसी को डिस्टर्ब किए। ये नहीं कि हम आपका घर बार तोड़ देंगे ये करने में, ये सब नहीं। या अगर छोटा लेन है तो हम उसको सिंगल मतलब ना 1 वे कैसे कर दे, कि अगर पतला लेन है तो वहां से एक तरफ गाड़ी जाएगी, दूसरी तरफ से फिर दूसरे लेन की हम तैयारी करें। तो ये सब लेते हुए हम चलेंगे। प्लस और एक चीज है जो कि आप देखेंगे कि चौसा में हमारे च्यवन ऋषि का वहां पे इतिहास रहा है। तो च्यवन ऋषि के बेस करके हम चौसा में च्यवन ऋषि का आश्रम है, च्यवन ऋषि से रिलेटेड वहां का एक मॉन्यूमेंट या उनके इर्द गिर्द हम किस तरह से
उनका महत्व स्थापित कर सकते हैं, इस पे हमें काम करना है। और हाँ, आयुर्वेद से जुड़ा हुआ यहाँ आयुर्वेद कॉलेज भी है जिसको हमें करना है, तो उनके महात्म्य को स्थापित करने के लिए भी हमने प्रकल्प हमारे लॉन्ग टर्म दिमाग में है। साथ जरूर विश्वामित्र जी की भूमि रही है, भगवान श्री रामचंद्र जी की ये भूमि रही है, तो इनकी प्रतिमा या इनके मॉन्यूमेंट्स सिर्फ एक मूर्ति के स्वरूप नहीं कि मूर्ति खड़ा कर दिया फिर एक बार आते हैं साल में धोने, उसके इर्द गिर्द यहाँ के लोकल लोग कैसे इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, गुजरात में बना ना स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इतना बड़ा, लेकिन वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ा इकोनॉमी है, एक अर्थव्यवस्था चलता है उसके इर्द गिर्द, हजारों लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम जो भी काम करेंगे सिर्फ मूर्ति खड़ा करना या सिर्फ ऐसा सौंदर्यीकरण करना ही हमारा उद्देश्य नहीं। हर एक व्यवस्था जो खड़ी की जाएगी उससे कितने परिवार लाभान्वित हो रहे हैं और वो रेगुलर खुद को कैसे मेंटेन करे। ये ना कि निर्भर हो गया कि आज एक मूर्ति खड़ा कर दिए, अब दे दिया कि लो अब इसका बजट आएगा, नहीं, वो मूर्ति अपना संचालन खुद कैसे कर सके, वो पार्क अपना संचालन कैसे खुद कर सके, इन सब की व्यवस्था है। तो मोटा मोटा ये हम लोगों का विजन डॉक्यूमेंट है जो मैंने आप सबके समक्ष रखा, अपनी जनता के समक्ष रखा, और आप सबसे यही उम्मीद है, आशा है कि जनता का सहयोग मिलेगा। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन रहा है, जो विकसित भारत का विजन रहा है, वो सबसे जुड़ा हुआ ही ये विजन है, ये कुछ इससे बाहर नहीं है। ये होगा तो ये सीधा जाके माननीय प्रधानमंत्री की जो श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत 2047 का विजन है, उससे कहीं ना कहीं जाके ये मेरा विजन भी उसी में समाहित होता है। अच्छा, प्रश्न है, नहीं देखिए, हम मेरा पर्सनली पूछे तो मैं पॉजिटिव प्रमोशंस करना चाहता हूँ। ताड़का सुबाहु मारिच को लेकर हमें कोई गर्व नहीं होता है। बाहरी सैलानी उनको खोजते हैं, नहीं बाहरी सैलानी खोजते होंगे, लेकिन वो हमें गर्व का विषय नहीं। हमारा गर्व का विषय हमारे राम की परंपरा है, विश्वामित्र जी की परंपरा है, ऋषियों की परंपरा है, ताड़का सुबाहु मारिच का नहीं। सर आपने पूरे मैन्युफैक्चर पूरे बारे में, लेकिन विश्वामित्र जी का जिक्र नहीं किया। भैया किया, आपने सुना नहीं, फिर से वीडियो पढ़िएगा। विश्वामित्र जी के बारे में मैंने बताया आपको कि विश्वामित्र की भूमि है ये, यहाँ पे शिक्षकों का रोल क्या होना चाहिए, विश्वामित्र जी के अराउंड, राम जी के अराउंड, अहिल्या माँ के अराउंड, हनुमान जी के अराउंड, ये सारी चीजों पे व्यवस्था की जाएगी, ये मैंने बताया है। सर दो सवाल है मेरे, एक तो किसानों के लेकर के है कि आपने यहाँ पे जितने भी जो व्यवसायी हैं, यानी कि कारोबार करने वाले, उनके लिए आपने जगह दिया खरीद बिक्री करने के लिए, लेकिन किसानों की जो उत्पादन है उसका जो है खरीद पर आपने बिल्कुल नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने कैश क्रॉप्स की बात की, मैंने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज की बात की, किसानों को भी और जो स्वरोजगारी है उनको बैंक से किस तरह से लोन्स मिले, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टर्स लाए, साथ ही उनका मार्केट कैसे, मतलब बैकवर्ड लिंकेज में मतलब आपको सपोर्ट सिस्टम, फॉरवर्ड लिंकेज मतलब आपका मार्केट, तो मार्केट कहा जाएगा, यहाँ का मार्केट व्यवस्था, आज भी एग्रो इंडस्ट्रीज एमएसपी पे उनकी खरीदारी नहीं है, जबकि सरकार उनके जो है एमएसपी दर तय करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी खरीदारी नहीं होती है। उनके कोल्ड स्टोरेज चाहिए, जो है खाद वो महंगे दर पर मिल रहे हैं, 266 रुपए का यूरिया 500 तक बिल्कुल सीजन में। बिल्कुल, ये जो गोरख धंधा है, ये जो कमीशन खोरी है, यही तो मैं कह रहा हूँ। बक्सर आदर्श कैसे बनेगा जब ये सब सुनिश्चित होगा। अगर गवर्नमेंट ने एमएसपी डिसाइड किया तो एमएसपी के नीचे हमारे किसान को अपना चीज नहीं बेचना पड़ेगा, ये मैं जिम्मेदारी लूंगा इस बात। चलिए सही बात है। एक दूसरा अरे भैया, एक दूसरा सवाल है मेरा, यदि हम विकसित बक्सर की बात करते हैं और धार्मिक रूप से विकसित बक्सर की जब बात करते हैं तो गंगा नदी हमारे तट पे बसा हुआ शहर है, और इस जो जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जितने भी है वो सब गंगा के रिवर कैचमेंट एरिया में आता है, और जितना पानी है, गंदे पानी, नाला का पानी, इसको लेकर के साफ सफाई को लेकर के, ताकि गंदा पानी गंगा न जाकर एकदम स्वच्छ जल जाए, आर्सेनिक से प्रभावित है। बिल्कुल, इसके लिए इस पर भी ये जो सीवरेज सिस्टम की मैंने बात की, तो कोई भी गंदा पानी गंगा में नहीं जाएगा, उसका गंगा में मिलने से पहले ही उसको क्लीन किया जाएगा, इसकी व्यवस्था। सीवरेज मतलब नहीं कि दुनिया का गंदा लेके गंगा में, ये इस पे ही तो काम करना है। जो हमने बात किया सीवरेज सिस्टम का और बात किया कि यहाँ जो गंदगी है या कचरा निबंधन का,
तो इसमें ये इंक्लूडेड है, ये पार्ट रहेगा दिमाग में। अभी चुनाव को देखते हुए त्रिकोणीय मुकाबला है बक्सर में, किस तरह से आप इस जंग को जीतेंगे? देखिए यहाँ कोई मुझे त्रिकोणीय मुकाबला नहीं दिख रहा जमीन पे, है ना। बाकी ठीक है, जिसको अब चुनाव लड़ रहे हैं तो लोगों को कुछ तो बोलना पड़ेगा, माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन जमीन पे जाने के बाद मुझे त्रिकोणीय, ये जो चीज मैं आपसे बात किया, इन मुद्दों पे अब की बार बक्सर के जनता चुनाव लड़ रही है। बक्सर के मुद्दे, ये जो छोटी बातें ऊंची बातें कर देते हैं, ये मुद्दे नहीं है, इसीलिए या कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। एक तरफा आप देखिएगा एनडीए यहाँ पे अपना विधायक स्थापित करेगा। जिस प्रकार से आपने ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टो जारी कर दिया, मान चुके हैं कि आप विधायक बन चुके हैं? नहीं, देखिए ये बिल्कुल मान चुके, मतलब मुझे अपनी पार्टी पे यकीन है, मुझे भाजपा की ताकत पे यकीन है, मुझे एनडीए की ताकत पे यकीन है, इसलिए मैं जानता हूं कि हम लोग यहाँ काम करने आए हैं। तो अगर हम कुछ काम यहाँ पे झूठे सपने बेचने नहीं आए, मदारी का खेल करने नहीं आए, तो ये जो सपने हैं ये सपने नहीं, इस पे ऑलरेडी भारतवर्ष में काम हो रहा है, इसको बक्सर में सुनिश्चित करना है और ये होगा। और इस बात को यकीन मानिए कि हम विधायक, मतलब मुझे विधायक बना रही है यहाँ की जनता, और ये जो जिम्मेदारी मैंने ली है, ये जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा, और इसके लिए जनता ने ये निश्चय कर लिया, इसलिए ये कह लीजिए कि हाँ मान लिया हूँ कि विधायक बन रही है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कौन से मुद्दे हैं जो आपको इस बार जीत दिलाएंगे? देखिए इनके बहुत मुद्दे हैं, आप डायरेक्टली आप देखिए, जो महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम हो रहा है, महिलाओं के लिए जितना स्पेशली काम हुआ है, जो हमारे पिछड़े वर्गों के लिए जितना काम हुआ है, जितना हर घर की जो छोटी बड़ी जरूरतें हैं, वो चूल्हा से लेके बैंक अकाउंट से लेके मतलब हर सारी जो काम आप, मतलब आज के दिन में आप देख लीजिए, एनडीए सरकार आने के बाद कोई अब भूखा नहीं सोता है ना। कोई पैसे, छोटे छोटे पैसों के लिए मोहताज नहीं होता। अगर कोई काम करना चाहे तो उसके लिए रोजगार भी उपलब्ध है, हाँ उसकी गुणवत्ता पे हम और काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जनता पे जो सीधा लाभ पहुंचा, डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर हुआ है, बिचौलियों को बहुत तरीके से रोका गया है, इसका डायरेक्ट फायदा आपको आपके चुनाव में होता हुआ नजर आएगा।